लेक्चर को रिकॉर्डिंग। अब आगे अपन क्या बात करेंगे बच्चों, फिर हम शाम के लेक्चर में सब उल्टी सीधी बातें ही सीखेंगे। तो अब आपको फ्रेश पेज पे मेरे साथ क्या हेडिंग डालना है, मीनिंग ऑफ 10x% ओलियम, मीनिंग ऑफ 10x% ओलियम जहां x हमेशा ग्रेटर देन होगा 1। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहीं लिखा है 106% ओलियम, तो तुरंत तुम्हें चक्कर आ जाएगा। इस चक्कर से बचने के लिए हम तुम्हें कुछ समझाएंगे। मीन्स इट हैज 6 grams of water which react with free sulfur trioxide to give H2SO4। इतना पहले लिखें, फिर आगे की बात हम सब आपको समझाते हैं। ये ई होता है स्पेलिंग इसका। इतना लिखें बच्चों। हो गया सर। ठीक है, अब देखो इस क्या कह रहा है कि अगर कहीं लिखा है 106% ओलियम, इसका मतलब क्या समझोगे कि 6 ग्राम ऑफ वाटर इज विच रिएक्ट विथ फ्री SO3 टू गिव H2SO4, यानी कि इस मिक्सचर के पास, इस ओलियम के पास 6 ग्राम एक्स्ट्रा वाटर है जो सल्फर ट्राईऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2SO4 बना देगा। अब तुम सोचोगे कि क्वेश्चन कैसे आता है, एक क्वेश्चन से तुम्हें समझा देता हूं। लेकिन जब तक ये बात देखो, जैसे मीनिंग ऑफ x वॉल्यूम H2O2 अगर नहीं जानते हो तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी जानना समझना लगभग असंभव हो जाएगा। वैसे ही अगर मीनिंग ऑफ 10x% ओलियम नहीं जानते हो तो इसके बारे में कुछ भी जानना समझना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देता है कि कैलकुलेट द percentage of free SO3 in oleum labeled as 109%। क्या कह रहा है, पता करो कि कितने प्रतिशत फ्री सल्फर ट्राईऑक्साइड हैं। अगर ओलियम के बॉटल पे क्या लिखा है, 109% लिखा है। क्या लिखा है, 109%। अब ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है ये भी जान लो। ओलियम बोलते किसको हैं केमिस्ट्री में, ये भी बता देना चाहिए। तो H2S2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये ओलियम का फॉर्मूला भी है। अब जरा आप बात को समझो, कह रहा है कि 109% लेवल है, इसका मतलब कि इसके पास 9 ग्राम H2O मौजूद है फ्री SO3 से रिएक्ट करने के लिए। 9 ग्राम H2O2 प्रेजेंट है फ्री SO3 के लिए, हाँ या ना। ऊपर के स्टेटमेंट से यही पता लग रहा है। अब जरा देखो H2O प्लस SO3 ये रिएक्ट करके H2SO4 बना देगा, फ्यूमिंग H2SO4। सल्फोनेशन वगैरह में इसी का इस्तेमाल होता है। तो H2O कितने ग्राम है बाबा, देखो 1 मोल H2O कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 मोल SO3 मांगता,
तो 9 ग्राम है। 9 ग्राम का मतलब कितने मोल? हाफ मोल। बोलो। यस सर। ये तो जान लेते हो ना, 9 ग्राम का मतलब हाफ मोल। ये भी जो नहीं जानता बेटा उसको मैं नहीं समझा सकता। 1 मोल H2O का रिएक्ट करेगा 1 मोल SO3 से, तो हाफ मोल H2O रिएक्ट करेगा हाफ मोल SO3 से। हाफ मोल SO3 का मतलब कितने ग्राम SO3? जल्दी बोलो। हाफ मोल SO3 का मतलब कितने ग्राम SO3? मोल इंटू मोलर मास, 16 3 48, 48 2 50, 45। यानी 40 ग्राम। चाहे बोलू हाफ मोल SO3, चाहे बोलू 40 ग्राम SO3, हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। ठीक है। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? समझा सर। ठीक है। ऐसा इसका मतलब कि 100 ग्राम में, 100 ग्राम मिक्सचर में 40 ग्राम पानी मौजूद है, सॉरी 40 ग्राम सल्फर ट्राई ऑक्साइड मौजूद है। तो परसेंटेज कितना हो गया? मीन्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 40 ग्राम फ्री SO3 इज प्रेजेंट। बहुत सावधान रहना बच्चों। तो परसेंटेज कितना हो गया? 40% हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब इसको Yes, जरा sir. गौर से देख लो, फिर से समझा देता हूं। अगर एग्जामिनर बहुत कमीना हुआ तो मान लो हमको दे दिया ओलियम। अब कभी कभी देता है 10x% ओलियम, जहां x ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे नीचे हमने एग्जाम्पल लिया 106% ओलियम। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मिक्सचर के पास 6 ग्राम एक्स्ट्रा वाटर है जो फ्री SO3 से रिएक्ट करने के लिए रेडी है। यही इसका मतलब होता है। तो अब अगर हमारे पास कहीं लिखा है 109 ग्राम या 109%, तो पूछ रहा है उसमें कितना परसेंट सल्फर ट्राई ऑक्साइड होगा। यानी 109% में 9 ग्राम एक्स्ट्रा वाटर है, हाँ या ना? तो बाकी 100 ग्राम क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। उस 100 ग्राम में 40 ग्राम SO3 आया है। अगर उस 100 ग्राम में 40 ग्राम SO3 आया है तो परसेंटेज कितना हो गया? 40%। बोलो। Yes, sir. ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ले देता हूं बच्चों। उस एक क्वेश्चन से थोड़ा और चीजें क्लियर होंगी। मान लो कहीं लिखा है, घबराना मत, 106% लेबल्ड ओलियम, 106% लेबल्ड ओलियम लिखा हुआ है, हैज X mole of H2SO4 and Y mole of SO3, then X plus Y upon X minus Y will be, घबराना नहीं है, मैं सॉल्व करूंगा। तुमसे कहना है कि एक बॉटल है, उस बॉटल पे क्या लिखा हुआ है? 106%। बोलो। हाँ सर। यस इसका सर। पहले तो इसका मतलब क्या है जान लो। इसका मतलब है कि 6 ग्राम वाटर फ्री SO3 के लिए मौजूद है। यही मतलब है या कुछ और है? यही है। आगे देखते हैं। तुमको मालूम है वाटर SO3 से रिएक्ट करके H2SO4 बना देता है। अब जरा देखो, 1 मोल वाटर कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 मोल SO3 मांगता और 1 मोल H2SO4 बनाता। जल्दी से कहो हाँ। यस सर। अब जरा देखो, वाटर 6 ग्राम है। 6 ग्राम का मतलब कितना मोल? 1/3। शाबाश। तो 1/3 मोल वाटर, 6 ग्राम है ना, तो यहां से आया 1/3 मोल। 1/3 मोल वाटर कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1/3 मोल
SO3 मांगेगा, बोलो हाँ। Yes, sir. Yes. और अगर 1/3 मोल SO3 मांगेगा, 1/3 मोल H2SO4 प्रोड्यूस कर देगा कि नहीं? Yes, sir. कितना कितना परसेंट? कितना परसेंट? बोलो भाई। 33। नहीं मतलब ये बात कितना परसेंट समझ में आया आपको? 100% समझ में आया? 100%. 100% समझ में आया। तो अब अगर 100% समझ में आया तो जरा ध्यान से बात को देखो। इतनी कहानी अगर हम करते हैं तो हमें फाइनली सबके मोल मिल गए हैं, बोलो। यस सर। अगर हमें फाइनली सबके मोल मिल गए हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा कि x + y x - y यानी 1/3 + 1/3 अपॉन 1/3 - 1/3, ये तो इनफाइनाइट आता दिखेगा, बोलो हाँ। Yes, sir. तो तो यही आपको समझना है कि ऐसी कौन सी बात है जो हम यहाँ अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या आ रहा है? Infinite. तो जरा देखो, अभी तुमको खाली कौन सा H2SO4 दिखा है जो तुम्हारा यहाँ बन करके तैयार हो रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अगर तुमको वही H2SO4 दिख रहा है जो तुम्हारा बन के तैयार हुआ है, बाकी तो तुम्हें इसमें एक दृश्य और देखना पड़ेगा आंख से, क्या कि हमारे पास 106% लिखा है किसी बॉटल पे। हमारे पास अगर एक बॉटल है और उस पर क्या लिखा हुआ है? 106% लिखा हुआ है, राइट? तो इसका मतलब कि हमारा 6 ग्राम 6 ग्राम 6 ग्राम H2O प्रेजेंट है फॉर फ्री SO3, बोलो हाँ। Yes, sir. ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 106% लेवल ओलियम हैज X मोल ऑफ H2SO4 and Y mole of sulfur trioxide, right? यस सर। Yes, sir. तो जरा देखो, अब जरा गौर से इसको देखना कि अगर हमारा 1 मोल H2O कंप्लीट रिएक्शन के लिए मांगता है 1 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो हमको पता लगा कि हमारा यानी कि 18 ग्राम H2O कंप्लीट रिएक्शन के लिए 80 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड मांगता है। तो 6 कितना मांगेगा? 80 और 80 अपॉन 18 और इंटू 6, इतना ग्राम मांगेगा हमारा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. और इतना मांगेगा अगर, तो इसको अपन अगर निकाले 8 × 48 480, 8 × 48 और डिवाइडेड बाई 18, यानी कि जो डिमांड होगी वो 480 डिवाइडेड बाई 18, यानी कि 26.6 ग्राम की डिमांड होगी, बोलो हाँ। बोलो हाँ।
जिसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 मोल आया था। यहां तक तो हमें ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है, बोलो हाँ। जो कि हमारे लिए किसकी वैल्यू थी, मोल्स ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, क्वेश्चन में कितना बोला गया है, y बोला गया है, जो कि हमारे लिए y की वैल्यू थी। अब हमारे लिए सबसे मेन टारगेट जो बच रहा है वो x, जिसमें हम गलती कर रहे हैं। x कैसे निकालेंगे, x किसका मोल है बच्चों, x मोल है किसका, H। H2SO4 अब H2SO4 का हमारे पास कितना मास है, ये कैसे पता लगेगा, ये हमको पता लगेगा बहुत तरीके से। देखो H2SO जो ओलियम होता है वो H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर होता है, H2S2O7, तभी उसका फॉर्मूला बनता है। अब जरा देखो, अगर H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है तो यानी कि टोटल 100, अगर 100% है तो 100 ग्राम में अगर इसका मास घटा दोगे तो तुम्हें मास ऑफ H2SO4 पता लग जाएगा कि नहीं। तो मास ऑफ H2SO4 के लिए 100 माइनस 26.6 करना पड़ेगा कि नहीं, तो ये लगभग 73.3 आया। तो अब जब मोल निकालोगे तो 73.3 डिवाइडेड बाई 98 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.7 मोल आ जाएगा। अब 0.7 मोल आ गया तो अब तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, 0.7 प्लस 0.3 अपॉन 0.7 माइनस 0.3। आई बात समझ में कि नहीं आई? 0.7 प्लस 0.3 1 हो गया, और ये कितना हो गया, 0.40 गया, तो 2.5 आंसर आ गया इसका। देखो हरामी टाइप का क्वेश्चन है, बात को समझो। जल्दबाजी में बैठा बच्चा यही आंसर ले आ देगा, और यही आंसर ले आ देगा तो उसका x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इनफाइनाइट आ जाएगा। कहो चारों ऑप्शन में यही दिया भी हो, बट ये आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले तुम समझो कि ओलियम होता क्या है। ओलियम H2SO4 और सल्फर ट्राई ऑक्साइड का इक्विमोलर मिक्सचर होता है। इक्विमोलर यानी दोनों के मोल बराबर होते हैं। अब जरा देखो, अगर 100 ग्राम हमारे पास मिक्सचर है और दोनों में से किसी एक की मात्रा पता लग गई तो दूसरे की मात्रा पता लग जाएगी कि नहीं पता लग जाएगी। अब दोनों में से किसी एक यानी सल्फर ट्राई ऑक्साइड कितना है ये हमें पता लग गया, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड के अलावा जो भी कुछ बचा हुआ होगा वो कौन होगा बच्चों, H2SO4 H2SO4। तो ये बहुत टेढ़ी खीर में से एक बात है, पता नहीं आपको थोड़ा बहुत समझा कि नहीं समझा। सर। हाँ सर लेकिन हमें SO3 का मोल मिला था ना, मतलब SO3 का मोल 1/3 था। तो अगर हम इस रिएक्शन से भी देखेंगे, 1 मोल ऑफ SO इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ H2SO4 होगा ना, फिर H2SO4 का भी तो 1/3 हो सकता है। बात समझो, H2SO4 दो तरीके से मिक्सचर में है। एक तो तुम्हारा जो H2O से SO3 रिएक्ट कर रहा है उसकी वजह से भी है, और एक जो तुम्हारा ओलियम है उसकी वजह से भी है। तो तुम जो इसकी वजह से है वो तो दिख रहा है, जो ऑलरेडी ओलियम भी तो खुद H2SO4 और SO3 का मिक्सचर है, वो वाला H2SO4 तुमको नहीं विजिबल होगा। इसलिए तुम जो बोल रही हो वो बात पूरी तरह करेक्ट नहीं है। हो गया? हो गया बच्चों? भाई मिक्सचर है तुम्हारा 106% लेवल, तो SO3 के अलावा
जो भी कुछ बचेगा वो तुम्हारा H2SO4 ही है। अब अगर मिक्सचर में SO3 के अलावा जितना बच रहा है वो पता लगाने के लिए तुम्हें इस मेथड से जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलो क्लियर हुआ तो अच्छी बात, नहीं क्लियर हुआ तो और क्वेश्चन देंगे निकाल के। अभी मेरे पास यही 2 ही क्वेश्चन था तो और क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन करेंगे जिसको समय कम बचा हुआ है, फट से रिज्वाइन करें सब लोग, और सब लोग आना क्योंकि आगे बिहेवियर ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4 बताने चल रहे हैं, तो सब लोग आना, घबराना मत। अब बच्चों हम लोग बिहेवियर पढ़ेंगे किसका किसका, K2Cr2O7 एंड KMnO4 का। तो अब अगली हेडिंग आप लोग डालें, बिहेवियर of K2Cr2O7 and KMnO4 in different solution, ये भी ऐड कर दो, in different solution, यानी अलग अलग स्थिति में हम इनके बिहेवियर को जानेंगे। और सबसे पहले अपन चल रहे हैं जानने किसके बारे में, सबसे पहले अपन चल रहे हैं जानने K2Cr2O7 के बारे में, जिसको दुनिया पोटेशियम डाइक्रोमेट के नाम से भी जानती है। किसके नाम से जानती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। नोट्स बनाना है सबको। एसिडिक मीडियम में अपन इसका बिहेवियर जानेंगे सबसे पहले। कैसे मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में होता क्या है कि ये जो तुम्हारा K2Cr2O7 है, एसिड से जब रिएक्ट करेगा तो ध्यान रखो इसमें ऑक्सीजन के अलावा पोटेशियम और क्रोमियम है, दोनों का सल्फेट बना दो। रिएक्शन याद रखना पड़ेगा, वहां सेंटा क्लॉज नहीं आएगा रिएक्शन बताने, ध्यान रखना, याद रखना पड़ेगा रिएक्शन। K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है ऑक्सीजन के अलावा जो भी कुछ होगा उसका सल्फेट बन जाएगा। बैलेंस करो, 3 1 4 सल्फेट, तो यहाँ 4 कर दो, 4 2 जा 8, तो यहाँ भी क्या कर दो, 4 2 जा 8, बचा ऑक्सीजन, तो 4 4 जा 16, और 16 और 7 कितना हो जाएगा 23। इधर आ जाओ, 4 3 जा 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, यहाँ 3 कर दो। पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया कि नहीं? अब अगर पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया तो जरा देखो ये टूटेगा तो क्या देगा। मेरे 11th वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, 2K प्लस Cr2O7 पे -2, जरा देखो यहाँ 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +6, यानी कि यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6। और यहाँ जरा देखो 2Cr+3, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3, बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है कि नहीं? हाँ। अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, 2 मोल क्रोमियम बाईं तरफ है, जल्दी कहो हाँ, और 2 मोल क्रोमियम बाईं तरफ है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +6, और 2 मोल क्रोमियम दाईं तरफ है राइट हैंड साइड पे जहां ऑक्सीडेशन नंबर है +3, बोलो हाँ। तो यहां जरा देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है कि नहीं बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है उसका खुद का क्या होता है,
रिडक्शन, रिडक्शन, और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वही कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चौथी बात होती है वैलेंसी फैक्टर। जानवी वैलेंसी फैक्टर का डेफिनेशन मैंने बताया था, असली डेफिनेशन, कि किसी स्पीसीज के एक मोल के द्वारा लिया या दिया गया इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, किसी भी स्पीसीज के एक मोल के द्वारा लिया या दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो जरा देखो इसका एक मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, जरा देखो यहाँ टोटल डिक्रीज पता करोगे तो एक क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है, तो पर क्रोमियम कितना डिक्रीज हुआ? 3 का। एक मोल में कितने क्रोमियम है? 2, तो टोटल डिक्रीज कितने का हुआ? 6 का हुआ कि नहीं? 6 का। 12 - 6, टोटल डिक्रीज कितने का हुआ? 6 का। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? फिर से बताता हूं, देखो क्रोमियम यहां सबसे पहले देखो वैलेंसी फैक्टर की पूरी दुनिया कुछ भी बोले, तुम यही डेफिनेशन याद रखना, असली बाप है सबका ये। क्या? कि किसी भी स्पीसीज के, किसी भी स्पीसीज के 1 मोल के द्वारा, इसमें मैं सभी स्मार्ट लोगों को बुलाता हूं, जिसे तकलीफ आ रही होगी वो घबराएगा नहीं, उम्र का कच्चापन है, जो 11th में है थोड़ा बहुत उसे तकलीफ जाएगी, बट घबराना मत। किसी भी स्पीसीज के 1 मोल के द्वारा लिया या दिया गया इलेक्ट्रॉन, released or taken number of electron by the 1 mole of any species is known as its valency factor। लिया या दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो जरा देखो इसके 1 मोल में, जरा बोलना शुरू करो कौशिक, इसके 1 मोल में कितना क्रोमियम? सर 2। 2। एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से कहां जा रहा है? 3। यानी एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो 6 से 3 जाएगा। यस सर। तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 क्रोमियम कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। 6। और इसके एक मोल में 2 क्रोमियम है, यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल के एक मोल ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया यहाँ पर K2Cr2O7 का? 6। तो पॉइंट नंबर 5 में अगर कोई तुमसे कहे इक्विवेलेंट वेट लिखो किसका? K2Cr2O7 का, तो क्या लिखोगे? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। बहुत भारी बात है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को जिसे बच्चे क्या टीचर शुरू नहीं कर पाते डर के मारे, उन क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ जाएंगी अगर इतना बात जानते रहोगे तो। इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड क्वेश्चन भारत के 1-2%, 4% कोचिंगों में पढ़ाया जाता है। उनका यूज क्या है? उनका यूज धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा। डी ब्लॉक में उसका यूज है, मोल कॉन्सेप्ट में उसका यूज है, रिडॉक्स रिएक्शन में उसका यूज है, टाइट्रेशन में उसका यूज है। जब तक इतनी बात जो आज सिखा रहा हूं ये चलने के लिए पहला कदम है, इसको खूब अच्छे से देखो। कुछ 11th के बच्चे हैं जिन्हें ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह के बारे में नहीं मालूम होगा, तो वो भागना मत, सुनते रहो मैं क्या कह रहा हूं, घबराओ मत। चलो नोट कर लो इतना सब लोग, सबने कर लिया? सर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या लिखा है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है। तो मोलर मास कैपिटल M माना मैंने और वैलेंसी फैक्टर 6, तो कैपिटल M/6 कर दिया। सर पर उधर तो वैलेंस फैक्टर, हाँ कुछ। सर वैलेंसी फैक्टर एक ही क्रोमियम का लेना है क्या? क्या? वैलेंसी फैक्टर एक ही क्रोमियम का लेंगे क्या? आपकी आवाज क्लियर कम हो पा रही है। सर वैलेंसी फैक्टर एक ही क्रोमियम का लेंगे क्या?
एक ही मॉलिक्यूल जिसका पूछ रहे हैं उसी का लेंगे, जैसे K2Cr2O7 का पूछ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ क्रोमियम में ही चेंज हो रहा है, ना पोटेशियम में हो रहा है ना ऑक्सीजन में। तो जो क्रोमियम का वैलेंसी फैक्टर, जो क्रोमियम द्वारा लिया या दिया गया इलेक्ट्रॉन है, वही पूरे मॉलिक्यूल का वैलेंसी फैक्टर होगा। हाँ, पर वहाँ पे 2 क्रोमियम है ना, तो एक ही का लेंगे क्या? हाँ, एक ही का बोले तो एक ही तो मॉलिक्यूल है ना K2Cr2O7। हाँ सर। धैर्य रखना, मुझे सबसे ज्यादा डर 11th वालों का है। धैर्य रखना, घबराना मत, तुम लोग मुझे मालूम है जंगबाज हो। अभी तक पिछली बैच को भी नहीं पढ़ाया था मैंने, 11th को मैंने छोड़ दिया था, मोल 1 पढ़ा के छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था कि पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेहोश हो जाएंगे। अभी देखो सर एग्जाम में आता है क्या? हाँ हाँ, खूब 2 क्वेश्चन भी आ जाएगा। देखो इसकी यूज कहाँ कहाँ है, टाइट्रेशन में है, रिडॉक्स में है, मोल में है, और फाइनली जाके D&F ब्लॉक में। तो 4-5 जगहों पे है। 2-3 बातें रखनी पड़ेंगी। अभी देखो मैं इनका लास्ट में सार निकाल देता हूं, घबराओ मत। सर आपने ये रेडॉक्स में पढ़ाया था शायद। हाँ बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, फिर मोल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मोल में नहीं नहीं पढ़ाया। सर, रिडॉक्स में पढ़ाया था। रेडॉक्स में पढ़ाए। एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। हो गया क्या? यस सर। अब तुम सुनो, तुम्हें कुछ ना याद हो ना तो भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो। पूछो कैसे? कैसे सर? बस एक चीज याद कर लेना कि एसिडिक मीडियम में K2Cr2O का वैलेंसी फैक्टर होता है 6। वो भी, ये वैसे भी तुम्हें याद करना है, क्या इतना लंतरानी करके थोड़ी एग्जाम में लाओगे। ये बात अगर तुम्हें याद है तो भी बड़े बड़े क्वेश्चन तुम्हारे सामने घुटने ना टेक दिए अभी तो बताना। जिन क्वेश्चनों को लोग पढ़ के समझ तक नहीं सकते उन्हें तुम सॉल्व कर दोगे। आगे आओ, अगली हेडिंग डालो। अभी हमने जो भी कुछ पढ़ा कैसे मीडियम में पढ़ा, एसिडिक मीडियम में। अब अगली हेडिंग डालो, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में कहानी, बेसिक मीडियम में फटाफट लिखना है K2Cr2O7 बेस के प्रेजेंस में क्या देता है, 2K2Cr O4 देता है और वाटर देता है। यहां जरा देखो Cr2O7 पे -2 डाइक्रोमेट आयन, इसका कलर ऑरेंज होता है, ये भी जानते हो। कैसा रंग होता है इसका? ऑरेंज। और यहां जरा देखो ये CrO4 पे -2, ये है क्रोमेट आयन, इसका कलर कैसा होता है? येलो होता है। कैसा होता है? येलो। येलो होता है। अब जरा देखो यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पीछे निकालो, कितना आया था? +6। यहां निकाल दो, 2 चौक 8, और यहां भी कितना आ गया क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट? +6। यहां भी कितना आ गया? +6। यानी यहां तो क्रोमियम में 2 मोल क्रोमियम यहां भी +6 में है। देखो यहां 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ये, और यहां भी 2 मोल क्रोमियम किस में है? +6 में है। तो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो क्या पता लगा? बेसिक मीडियम में K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं कर पाता। यही तो पता लगा, वर्क नहीं कर पाता। बोलो हाँ। हाँ कह दो बेटा। यस। ठीक है। और 12th वाले बच्चे जो मेरे हैं वो घबराए ना, थोड़ी चीजें उनको ऐसी मिलेंगी जो वो जानते हैं, लेकिन इसी में मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस।
वो भी बहुत मोल का ही पार्ट है जो केमिस्ट्री में जगह जगह बिखरा हुआ है, तब जाकर के पूरा मोल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओलियम वाला कॉन्सेप्ट नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलियम वाला कॉन्सेप्ट नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मेरे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 ही थे, और क्वेश्चन निकाल के और करा दूंगा, घबराना मत। अभी जितना बोला हूं उतना एक बार पढ़ के देख लेना। सर लास्ट लाइन में ओ ए क्या लिखा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो गया भाई, जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बदला ही नहीं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हो गया? हाँ सर। ठीक है, तीसरा हेडिंग डाल दो, एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम, पानी के भीतर। कहाँ बच्चों पढ़ना है अब हमको इसको? एक्वस मीडियम का मतलब है कि पानी के भीतर, यानी न्यूट्रल मीडियम में। तो Cr2O7 -2 पानी के प्रेजेंस में CrO4 -2 और +H+ बनाता। क्या बनाता? CrO4 -2 और +H+। यहां भी अगर देखोगे तो +6 और +6 ही है। तो इन वाटर K2Cr2O7, पूरा लिखना होता है ऐसे लिख दो, यहां भी K2 यहां भी K2, डू नॉट वर्क लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जब इसका रिडक्शन हो ही नहीं रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह काम किया। लेकिन इसको कुछ कारण से मैंने उस तरह से लिखा था। देखो क्या कारण है, Cr2O7 पे -2 प्लस वाटर CrO4 पे -2 प्लस H+। अब जरा बताओ, अगर कोई इसमें H आयन डालेगा तो ली चैटलियर के हिसाब से रिएक्शन किधर चली जाएगी? बैकवर्ड। शाबाश। इफ H आयन इज एडेड तो रिएक्शन किधर चली जाएगी? बैकवर्ड। और नंबर 2, इफ OH आयन इज एडेड, OH आयन डालोगे तो OH आयन इज एडेड, तो OH आयन क्या करेगा? OH आयन H आयन को खा लेगा, और जैसे ही H आयन कंज्यूम होगा रिएक्शन किधर भागेगी? फॉरवर्ड भागेगी कि नहीं? हाँ। तो रिएक्शन इस कंडीशन में किधर भागेगी? रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों बता रहा हूं, रुको समझाता हूं। यानी कि अगर तुम K2Cr2O7 को पानी में लो और मीडियम को एसिडिक कर दो तो रंग कैसा हो जाएगा? ऑरेंज। बोलो हाँ। और अगर मीडियम को बेसिक कर दो तो ये ज्यादा हो जाएगा, और बेसिक होते ही रंग कैसा हो जाएगा? येलो। नहीं समझा? तुमसे सीधा साफ पूछेगा कि K2Cr2O7 का बेसिक मीडियम में कलर कैसा होगा, तो क्या जवाब दोगे? येलो। येलो। और पूछेगा एसिडिक मीडियम में कलर कैसा होता है, तो क्या जवाब दोगे? ऑरेंज। भाई एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो ये ज्यादा बनेगा, और ये ज्यादा बनेगा तो कलर ऑरेंज हो जाएगा। बेसिक में फॉरवर्ड जाएगी तो ये ज्यादा बनेगा, और ये ज्यादा बनेगा तो कलर ऑरेंज हो जाएगा। नहीं समझा? समझा। अब कितना आसान है जानवी, याद रखना कि एसिडिक में
इक्विवेलेंट वेट m/5, बेसिक और न्यूट्रल में नो चेंज। नो चेंज तो कहीं क्वेश्चन में आएगा ही नहीं, ज्यादातर यही उल्टी सीधी बातें आएंगी। यानी कि मिताशी, अभी तुम जब तक नहीं पढ़ी हो मुझसे रिडॉक्स, जो कि अगला ही यूनिट शुरू होने वाला है बॉन्डिंग के बाद, तब तक तुम क्या कह सकती हो? तुम यही कह सकती हो सर याद रखूंगी कि एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट होता है सर m/5, यही याद रखूंगी। नोट कर लिया सभी लोगों ने? सर वो जो लास्ट में आपने लिखे ना वो एक बार रिपीट कीजिए ना। ये वाला, नहीं, ऊपर राइट में। ये देखो, ये पूरा रिजल्ट आया जो इतनी देर से बकवास चल रही थी उसका रिजल्ट आया। एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट m/6 आया है, सॉरी m/6 आया। बाकी बेसिक और न्यूट्रल में इक्विवेलेंट वेट डिफाइनेबल ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो तुम्हें जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसका यूज ही ज्यादा नहीं रहेगा। बेसिक और न्यूट्रल मीडियम पे फिर सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा कि एसिडिक मीडियम में कैसा कलर, बेसिक मीडियम में कैसा कलर। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन सिर्फ किस में पूछेगा? एसिडिक मीडियम में, और बेसिक और न्यूट्रल पे सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाएगा। तो अगर तुम्हें सब मालूम, सिर्फ इतना मालूम है कि एसिडिक मीडियम में m/6 यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 का, यानी वैलेंसी फैक्टर 6 होता है, तो भी तुम्हारा 100 में से 90 क्वेश्चन में काम चल जाएगा। चलो, उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। लिख लिया है क्या? सर हाँ, वो रिवर्सिबल और फॉरवर्ड डायरेक्शन जो था ना, घबराओ मत, तुम्हारा भी दिन, उसमें टेंशन ना लो। तुम बस उस जो लिखा है वही सुन लो, घबराओ मत। अभी ली चैटलियर तुम्हें पढ़ाऊंगा, जो लिखा है बस वही एक बार सुन लो, कोई बात नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, बट मैं इतना मान रहा हूं तुम एक बार सुन तो लो, एक बार देख तो लो। ये सब या कहो तो जाने दो, उधर मत खींचो, नहीं तो लंबा चला जाएगा। देखो, KMnO, अब जैसे हमने पढ़ा K2Cr2O7 के बारे में, वैसे ही हम सब कुछ पढ़ेंगे KMnO4 के बारे में। तो जरा फटाफट देख डालो। KMnO4 एसिडिक मीडियम में जाएगा तो H2SO4 से रिएक्ट करेगा, K2SO4 बना देगा, और साथ साथ में क्या बना देगा? MnSO4 बना देगा, और क्या बना देगा? वाटर बना देगा, और क्या बना देगा? नेसेंट ऑक्सीजन। अब जरा देखो, हम बैलेंस कर डालेंगे फटाफट। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर दिया, तो यहाँ भी 2 कर दिया, तो 2 1 3 हो गया। यहाँ 3 कर दिया तो यहाँ भी 3 कर दिया, तो यहाँ 5 करना पड़ जाएगा। अब रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ तुम देख लो ओवरऑल बात। MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, इसका भी 2 मोल है, इसका भी 2 मोल है। अब जरा देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? x + 4 × -2 = -1, x = +7। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। तो बताओ, फटाफट बताओ, क्या बताओगे फटाफट? नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है उसका क्या होता है? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और चौथी बात, इक्विवेलेंट वेट जब निकालोगे तो मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? 1 मोल स्पीसीज के द्वारा लिया या दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो मेरे को दिख रहा है 1 मोल स्पीसीज में इसके 1 मोल मैग्नीशियम है, और यहाँ भी 1 मोल में 1 मोल है, यानी कि 1 मोल Mn, यानी Mn कहां से कहां जा रहा है? +7 से +2। तो पर मोल कितने का चेंज हुआ? 5 का। यस सर। हाँ, देखो मैग्नीज जो है वो +7 से +2 जा रहा है। तुम जानते हो 1 मोल कंपाउंड के द्वारा लिया या दिया गया इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है? वैलेंसी फैक्टर। तो जरा देखो, 1 मोल KMnO4 में 1 मोल मैग्नीज है। 1 मोल मैग्नीज +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। कितने का चेंज हुआ? 5 का चेंज हुआ। नहीं समझे?
वे समझा कि नहीं समझा? कुछ तो बोल दो भैया। समझा सर। ठीक है, यानी कि एसिडिक मीडियम में बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं? सर। ठीक है, अब आओ बेसिक में देख लेते हैं, फटाफट करके खत्म करते हैं इसको। ये एसिडिक में हो गया। अब अपन कहाँ चेक करेंगे? बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में ये KMnO4 क्या करता है? KOH से रिएक्ट करके K2MnO4 बनाता है, ऑक्सीजन और वाटर बनाता है। सबसे पहले अपन इसको बैलेंस कर देते हैं। 4 और 2 दूनी 4, 2 नहीं, ये मैग्नीज इम्बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ भी 4 कर देते हैं। तो अब बचा पोटेशियम, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ भी 4 कर देते हैं। हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ 2 कर देते हैं। 2 और 2 4 और 4 चौक 16, 16 4 20, 4 चौक 16 4 20। हाँ बैलेंस, अब बैलेंस है रिएक्शन। अब जरा देखो, मैग्नीज कहां से कहां जा रहा है? MnO4 माइनस से MnO4 माइनस 2 में जा रहा है। देखो ये पोटेशियम पर मैग्नेट है और पोटेशियम ये मैग्नेट आयन है। MnO4 माइनस से MnO4 माइनस 2 में जा रहा है। तो कितने का चेंज हुआ? यहाँ +7 था और यहाँ +6 हो जाएगा, तो कितने का चेंज हुआ? 1 का चेंज हुआ ना। तो यहाँ पर जरा देखो, नंबर 1 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी घटा, तो यहाँ भी उसका खुद का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और जिसका खुद का रिडक्शन हुआ वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। और यहाँ भी इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? मोलर मास अपॉन 1। यानी बेसिक मीडियम में जो होगा KMnO4 का मोलर मास, वही होगा उसका इक्विवेलेंट वेट। जल्दी कहो हाँ, जल्दी से कह दो हाँ। नोट करो सर। फटाफट, नोट करो बिल्कुल। फटाफट नोट करो। सही समय पे किया गया मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। सर हाँ, इसमें स्ट्रॉन्गली बेसिक और वीकली बेसिक ऐसे भी 2 केस होते हैं क्या? ऐसे मतलब एक बार KMnO4 को स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में डालेंगे और एक बार वीकली बेसिक मीडियम में, तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। वो भी अपन कर सकते हैं, बट जब भी तुम्हें मैक्सिमम केसेस में आपको जब लेगा तो डाइल्यूट बेसिक मीडियम में ही लेगा। जानवी नोट करो, उसको भी बता देंगे। हो गया? हाँ। ठीक है, अब इसको अगला लिखें, न्यूट्रल। न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 वाटर से रिएक्ट करके MnO2, KOH और ऑक्सीजन बना देता है। क्या क्या? MnO2, KOH और ऑक्सीजन। वैसे बेसिक मीडियम में तो एक ही प्रोडक्ट मेरे हिसाब से देता है ये शायद। चलो अब यहां देखो कहां से कहां कन्वर्जन हो रहा है बच्चों।
MnO4 माइनस से सीधे MnO2 में। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7 और यहाँ कितना है +4, तो कितने का चेंज हुआ 3 का, बोलो। यस 3 का चेंज हुआ, तो क्या क्या बचता है इसमें, 0.1 बचता है कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है उसका रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और चौथा पॉइंट, अगर यहाँ इक्विवेलेंट वेट कहोगे तो क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन 3। इसके यूज क्या है, सिंगेज में रिडॉक्स रिएक्शन खोलोगे तो देखोगे ऐसे बहुत क्वेश्चन दिए हैं, या मोल कॉन्सेप्ट खोलोगे जिसकी तरफ कोई जाना नहीं चाहता। अब अगर तुम लोग जाना चाहोगे तो हम लेके चल लेंगे, अगर तुम भी नहीं जाना चाहोगे तो हम लेके नहीं जाएंगे। क्लियर हुआ इतना? बोलो। यस ठीक है, अब यस इतनी बातें आपको पढ़ करके आज के बिहाफ पर आनी है। बता देता हूं, कल के लेक्चर में पूरा 1 घंटे तक इसी पे प्रैक्टिस सेशन चलेगा। एक क्या, कल 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, शार्प जो है 3 बजे सब लोग आ जाना। और सर हाँ सर ओलियम का सर एक क्वेश्चन है, बता दीजिए। क्या हुआ? सर ओलियम का एक क्वेश्चन है, बता दीजिए। सर भेजो। भेजो भेजो। अब जिनके डाउट्स हैं वो रुके रहे, बाकी लोग जा सकते हैं। तो डाउट सेंड करें आप? हाँ, डाउट जिनके हैं वो लोग, अरे 11th वाले तुम लोग जरा थम जाओ यार, नहीं तुम इतने डाउट भेज दोगे कि रिपीटर का बता ही नहीं पाएंगे। 11th वाले जरा रुके रहें। 11th वालों को आज दिन में तो नहीं दे पाया था टाइम, जाओ तुम लोग मौज करो, टेस्ट के बाद आना 9:30 पे। 9:30 पे तुम्हें डाउट बता देंगे। 11th वाले बहुत शेर आदमी ही, खूब डाउट पूछते हैं, ये अच्छी बात है। 11th वाले जा सकते हैं, उनका डाउट क्लास आज 9:30 पे रहेगा। आज के बाद से रेगुलरली वैसे चलेगा, क्लास के बाद ही डाउट उनका चलेगा। रिपीटर के बच्चे बाकी लोग जाएं, रिपीटर और 12th। सर ओलियम का क्वेश्चन क्या हुआ? सर ओलियम का क्वेश्चन था। हाँ, ओलियम का क्वेश्चन था, उसको सुन लो। देखो भाई साहब ने एक क्वेश्चन पूछा है कि which of the following percentage of oleum is not possible? ऑप्शन नंबर 1 देता है 110%, ऑप्शन नंबर 2 देता है 105%, ऑप्शन नंबर 3 देता है 115%, और ऑप्शन नंबर 4 देता है 125%। क्वेश्चन नोट करें फटाफट। फट से नोट करें, हो जाए तो बताएं। Which of the following percentage of oleum is not possible? अब जरा देखें इसका, अपन अगर सॉल्यूशन करते हैं तो क्या 125 दिया है क्या? हाँ सर। ठीक है, देखो जरा, अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो जरा देखो इसमें क्या बनेगा कि 125 ग्राम ऑफ
total mass of pure H2SO4 when 100 gram oleum diluted by 25 gram वाटर। ये स्टेटमेंट नोट करें। अरे यार इस साले इतना चिल्लाते हैं। नोट करें बच्चों, 120 इसका मतलब क्या है कि 125 ग्राम ऑफ टोटल मास ऑफ प्योर H2SO4। कुल मास जो 125% का मतलब है कि जो देखो दो मतलब है इसके। एक तो 25 ग्राम एक्स्ट्रा पानी मौजूद है, बोलो हाँ, जो फ्री SO3 से रिएक्ट करेगा। एक तो ये भी मतलब है इसका, बोलो। यस यस कि 25 ग्राम एक्स्ट्रा वाटर है जो फ्री SO3 से रिएक्ट करेगा। दूसरा मतलब जरा देखो क्या है कि 125 ग्राम ऑफ टोटल मास ऑफ H2SO4 when 100 gram of oleum is diluted by 25 gram of water। अब जरा देखो, SO3 जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है H2SO4। 18 ग्राम वाटर से 80 ग्राम SO3 रिएक्ट करता है। इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास कितना है, तो 25 ग्राम वाटर से बताओ 80 इंटू 25/18 ग्राम SO3 रिएक्ट करेगा। बोलो, जो कि कितना आ गया, 120 ग्राम SO3 आया। बोलो हाँ। यस सर। अब जरा बताओ कि 100 ग्राम ओलियम में 120 ग्राम SO3 हो सकता है। 100 रुपए की एक नोट में 500 की 5 नोट हो सकती है। नो सर। इसीलिए ये कंसंट्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर तुमको ब्लू वाले में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है तो मिटा दो ससुरे को, नीचे वाला तो जानते हो ना। बाकी कंसंट्रेशन जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू 100 के बिलो आएगी। कहो तो करके दिखा दूं। अब 100 ग्राम ओलियम में 120 ग्राम कह रहा है SO3 होगा। भैया ऐसा संभव है क्या? नहीं समझा? सर एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल बता दूंगा भैया। देखो, कहता है तुमसे, बहुत ये धांसू क्वेश्चन है, हल्के में ना लेना इसे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ ओलियम इज नॉट पॉसिबल। मैं भी एक बार को चक्कर खाया, फिर मैं सोचा कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। अब देखो, मुझे अचानक से दिखा कि 125% में तो जो पानी है, सॉरी जो सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, वो तो साला ओलियम से ही ज्यादा आ जाएगा। कैसे? हमने चेक किया कि 18 ग्राम में 80 ग्राम, तो 25 ग्राम पानी कितने से रिएक्ट करेगा? 120 ग्राम से। अब 25 ग्राम एक्स्ट्रा पानी है जो फ्री SO3 से रिएक्ट करने के लिए तैयार है, और फ्री SO3 कितना लगना चाहिए? 120 ग्राम। अब जब बताओ 100 ग्राम में ही 120 ग्राम रहेगा क्या? भाई ओलियम तो हमारा 106% जो था, तो क्या मतलब था कि 6% फ्री वाटर है, बाकी 100 ग्राम कौन है? ओलियम है ना। यस सर। यस सर। और ओलियम में कौन होता है? H2SO4 और सल्फर ट्राईऑक्साइड। ओलियम के 100 ग्राम में इसका 120 ग्राम रह पाएगा क्या? मेरे 100 रुपए में 500 रुपए रह सकते हैं क्या? नो सर। पता नहीं समझा कि नहीं यार। सर समझे। ठीक है, अब थोड़ा ट्रिकी तो है ये, बट कोशिश करोगे तो आएगा। चलो फिर इतना हो गया। अब 1 ही मिनट बचा हुआ है।
तो मुझे जो लोग डाउट पूछना चाहते हैं रिपीटर से और 12 से वो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं।